सेक्रेटरी, मुझे पता है कि हमारे इस देश में बहुत सारा ड्रामा चल रहा है इस वक्त, जो कि इस फिल्म से भी बड़ा ड्रामा है। इसके बावजूद आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हिंदी में बात करूँ या अंग्रेज़ी में। हिंदी ठीक है? बढ़िया। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसके साथ शुरू करना चाहता हूँ कि ये पिक्चर बनी कैसे, बनी क्यों और इसकी खासियत क्या है। विक्रम वेदा नामक पिक्चर ख़त्म करके तमिल में जब मैं सोच रहा था कि मैं कौन सी पिक्चर बनाऊँ, उस वक्त किसी ने मुझसे आके कहा कि भाई नंबी नारायण नामक एक इसरो साइंटिस्ट हैं। ये 2016 की बात है कि नंबी नारायण करके एक साइंटिस्ट हैं इसरो के, जो कि दिखने में बहुत अच्छे हैं। उनके एक मालदीवियन औरत के साथ अफेयर हो गई, दोनों पकड़े गए। उन्होंने इंडिया की जो रॉकेटरी सीक्रेट है उसको पाकिस्तान को बेच दिया, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया। इंटरोगेशन के दौरान लगभग उन्हें जान से मार दिया गया। फिर भी वो बाहर निकले और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। तो मैंने कहा बढ़िया यार, गुड लुकिंग इसरो साइंटिस्ट, मालदीवियन औरतें, तो ये पुअर मैन जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनेगी। तो हम इस तुच्छ और बहुत ही नीच इरादे के साथ मैं नंबी नारायण साहब से मिलने त्रिवेंद्रम चला गया। जिस वक्त मैं उनसे मिला, उस वक्त जैसे मुझे किसी ने जोर से चाटा मारा हो, क्योंकि नंबी नारायण से मिलने के बाद माधवन आफ्टर नंबी नारायण एक अलग ही इंसान बन गया। उस आदमी में जो तेजस थी, उसके चेहरे में जो रौनक के साथ जो दर्द था, उसके आंखों में जो आंसू थे और उसके मतलब जो प्रेजेंस और ऑरा था, उसको देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस इंसान को सिर्फ इस स्पाई केस की वजह से नहीं जाना जा सकता, इनमें कोई तो बात है जो हम मिस कर रहे हैं। पर ये मुझसे बड़े अदब से मिले। उन्होंने मुझसे कहा माधवन साहब, मैंने आपकी पिक्चरें देख चुका हूँ और आप बड़े अच्छे एक्टर हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। और फिर हम केस के बारे में बात करना शुरू किया और वो एकदम आग बबूला हो गए। उनके होंठ काँप रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि ये ऐसे इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ, ये केस को देखो, हम कहाँ थे, ये औरत कहाँ थी, ये वो। बड़े गुस्से में बात कर रहे थे, मतलब उनके चेहरे पे मतलब ठहराव ही नहीं था। मैंने कहा साहब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको तो मतलब निर्दोष साबित कर दिया गया, कोर्ट ने कह दिया कि आप निर्दोष हैं। और उन्होंने कहा खाक पता है यार, तुझे पता है, मुझे पता है, कोर्ट को पता है, पर आज भी आप मेरा नाम गूगल में डाल के देखो आता क्या है। और वो सही कह रहे थे। जब मैंने गूगल में उनका नाम डाला तो आया कि इसरो स्पाई केस नंबी नारायणन। कहता आज भी मैं स्पाई हूँ, मेरे घर पे मतलब लोग लड़की नहीं देना चाह रहे यार। और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं भी उनकी बातों में आकर बहक गया, मैं भी उनके बहकावे में आ गया, उनके इमोशन में आ गया और पूरी केस की मैंने स्टडी की। और 7 महीने लगा मुझे वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए। 7 महीने बाद भाई साहब जब मैं ये स्क्रिप्ट लेकर उनके पास गया तो बड़े खुश थे। वो पढ़े, नरेशन सुने। मैं भी बड़ा नर्वस आ गया था क्योंकि मैं पहली बार स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है माधवन, लेकिन ये जगह जो है ना, यहाँ पे आप थोड़े चूक गए, क्योंकि इस वक्त ना मैं इंडिया में नहीं था, मैं प्रिंसटन में था क्रॉको के साथ। मैंने कहा 1 मिनट, आप प्रिंसटन कब गए? उन्होंने कहा यार मैं तो पहला आईवी लीग साइंटिस्ट हूँ ना इंडिया से, मैं प्रिंसटन में था क्रॉको के साथ। मैंने कहा प्रोफेसर लुईजी क्रॉको के साथ थे आप? उसने कहा हाँ। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि प्रोफेसर लुईजी क्रॉको नासा के सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट माने जाते हैं, वो मून मिशन के जो है माए बाप माने जाते हैं। उनका और आपका क्या लेना देना? कहता है मैंने उनके अंडर तो मेरी थीसिस की है 10 महीने में। मैं यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि प्रोफेसर क्रॉको के साथ लोग 8-8, 10-10 साल में थीसिस कर पाते हैं और कोई लोग तो आज तक नहीं कर पाए, और ये कह रहे हैं कि 10 महीने में। उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी के बारे में बात करना शुरू किया। प्रिंसटन, फ्रांस, जहाँ पे वो 72 साइंटिस्ट को लेकर ये प्रिटेंड करते हुए गए हैं कि हम उनको फ्रेंच नहीं आती, लेकिन 3 साल से फ्रेंच सीख रहे थे, वहाँ पे जाके गधा मजदूरी करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो वो लिक्विड इंजन बना रहे थे उसके बारे में वो सीख पाए। स्कॉटलैंड में जाकर 400 मिलियन पाउंड के सामान ले आना। यूएसएसआर जाकर उनसे लड़ना, क्योंकि उस वक्त यूएसएसआर टूट रहा था। रशिया ने हमें क्रायोजेनिक इंजन देने का वादा किया था, जो वो दे नहीं पा रहे थे पैसे देने के बाद। और ये तीनों मद्रासी साइंटिस्ट वहाँ चले गए, उन्हें वहाँ पे रशियन को डराया धमकाया, उनको मोहित किया। दिन में उनसे बातें कर रहे थे और रातों रात उड़ान एयरलाइन को मतलब पैसा देकर उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन वहाँ से कैसे स्मगल करके वहाँ पाकिस्तान इंडिया लाए। मैंने कहा यार
मैं तो यहाँ एक छोटे से जेम्स बॉन्ड, चीप जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनाने आया था, यहाँ तो आप जेम्स बॉन्ड के बाप निकले। ये वाकई में सच है क्या? मैंने कहा मैंने आपकी किताबों को पढ़ा है, पर यहाँ पे कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। अफसोस की बात है कि ये सब कुछ सच था। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों के बारे में नंबी नारायण से अब बात भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि ये कोई बड़ी बात है। मैंने कहा सर आपने ये सब किया और ये विकास इंजन? कहता हाँ विकास इंजन मैंने ही बनाई है, जैसे कि हमने पकौड़ा घर में बनाया वैसे उन्होंने विकास इंजन बना लिया। मैंने कहा सर आपने विकास इंजन बनाया है? कहता हाँ, मेरे मेंटोर विक्रम ए साराभाई के नाम पे मैंने इस फिल्म को विकास रखा है, इस इंजन को विकास नाम दिया है और मैंने बनाया। मैंने कहा सर मैं पिछले 7 महीने से फुद्दू की तरह स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, आपने ये मुझे बताया क्यों नहीं? मतलब बर्बाद हो गए मेरे 7 महीने और आपको लगा ही नहीं कि ये सब इसकी जिक्र होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या जिक्र करूँ, उन्होंने मुझे तनख्वाह दिया, मैंने अपना काम किया। और उस दिन मुझे जो झटका लगा, उसी वजह से मतलब जो मेरे में फीवर और जुनून चढ़ा है, क्योंकि उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि इस देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं। एक वो जो पूरी वीरता के साथ भारत माता की जय करके अपनी जान पर खेल के देश को बचाते हैं, देश की सेवा करते हैं, और उनके बारे में गुण गाना चाहिए, उनकी जो सैक्रिफाइस है वो सराखों पर एक और किस्म के देशभक्त होते हैं जो हर रोज़ अपनी जान को जोखिम में लगाते हैं, हर रोज़ मतलब खतरा मोल लेते हैं, ये जानते हुए कि उनके बारे में कोई कभी नहीं जानेगा, उनके बारे में कोई किताब नहीं लिखेगा, उनके बारे में कोई सड़क, उनके नाम की कोई सड़क नहीं होंगे, और उनकी सैक्रिफाइस को कोई नहीं सहाराएगा और जानेगा भी नहीं। और उनमें से एक बड़े नाम थे डॉक्टर नंबी नारायणन। और मैं बौखला गया, मेरे अंदर मतलब एक अजीब सा एक एक्सप्रेशन होने लगा। मैंने कहा नंबी नारायण साहब, ये तो बहुत गलत है कि आपके बारे में और इस केस के बारे में कोई पिक्चर बनाए, क्योंकि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आपने जो इस देश के लिए किया, उसके बारे में न जानना मुझे लगता है कि ये देश के साथ एक धोखा है। मैं आपके लाइफ पे पिक्चर बनाना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जहाँ पे आपको मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ठहराऊंगा, आपके कोई अवगुण नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं मतलब एकदम सीधे साधे दूध में धुले हुए इंसान होंगे जिसके बारे में ये कहा जाएगा कि देश ने इनके साथ धोखा किया, तो मैं उस टाइप का फिल्म मेकर और कहानी बनाने वाला नहीं हूँ। मुझे ये बताइए कि आप में अवगुण क्या हैं, आप कैरेक्टर फ्लॉज क्या हैं, आप में हैवानगिरी क्या है, आपने ऐसा कुछ किया है जो इंसान मतलब डर जाए आपको देखकर। मैंने कहा कि आपने किसी औरत के साथ सोया है, कि आपने अफेयर की है, बताइए। 75 साल के एक उम्र इंसान से मैंने ये डायरेक्ट पूछा। 2 बजे थी, मैं जानना चाह रहा था कि ये अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। आम तौर पे किसी 75 इंसान के आदमी से आप कहेंगे तो वो कहेंगे चलो भैया आप अपना तमीज़ से बात किया करो, क्या बात कर रहे हो। पर नंबी नारायण साहब 1 सेकंड के लिए भी झिझके नहीं। उन्होंने कहा मेरे अवगुण के बारे में जानना चाहते हो, लो बताता हूँ। और उन्होंने जो अपने कैरेक्टर फ्लॉज बताए, जो उनकी हैवानगिरी थी, जो उनके अंदर जो मतलब क्या बताएं, मैं उनकी जो बैड क्वालिटीज थी मैं सुनकर सुन्न हो गया, मैं डर गया। मैंने कहा ये इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। और मैंने उन सब चीज़ों को बटोरा। 1.5 साल मुझे और लगे उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। उन सारे अवगुण के बारे में मैंने इस पिक्चर में बताया है, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक ये अवगुण नहीं बताए जाएंगे, जब तक मैं इसको इंसान नहीं बनाऊंगा, तब तक इनकी जो अचीवमेंट है उस पर भी कोई यकीन नहीं करेगा। और 1.5 साल बाद ये स्क्रिप्ट जब मैंने फिर से लिखी और मैंने शूटिंग शुरू किया, तब से लेकर आज तक हमारे सर से ये जुनून नहीं उतरा है।